तो एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी के अपने YouTube चैनल महाभारत ज्ञान केंद्र में। तो जैसा कि मैं आप सबके सामने यहाँ पर आ जाया हूँ पढ़ाने के लिए, तो मैं आप सब लोगों के लिए एक शायरी पेश करना चाहूँगा और मैं कुछ कहना चाहूँगा आप लोगों के साथ। तो सुनिएगा। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। वैसे मैं इसे एक दो बार और कह चुका हूँ, लेकिन आप लोग के जोश को बढ़ाने के लिए मैं इसे दोबारा कहता हूँ, इसलिए ध्यान से सुनिए। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। जमी पे बैठ कर क्या आसमान देखता है। मिला है मौका तो मौके की हिफाजत कर, संभल कर चल तुझे सारा जहान देखता है। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे अपने यूट्यूब चैनल महाभारत ज्ञान केंद्र में। तो बेसिकली आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, आज हम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमारे बोर्ड्स के एग्जाम में आता है। हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, हम लोग जानेंगे समझेंगे कि किस प्रकार से एमसीक्यू क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं और उसे कैसे सॉल्व करते हैं इजी मेथड से और कम समय में। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो द्विघात समीकरण से है और द्विघात समीकरण मैंने आप लोग को पढ़ा दिया है। मैंने आप लोग को द्विघात समीकरण बता दिया है और आज का टॉपिक हमारा द्विघात समीकरण से ही रहेगा। और द्विघात समीकरण से हम कुछ क्वेश्चंस को यानी एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं, चलिए देखते हैं क्या होता है। बात समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया है, हम लोग इसका एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, ऐसा नहीं, लेकिन मैं आप लोग को थोड़ी सी पृष्ठभूमि बता दूं कि आखिर है क्या, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। एक क्विक रिवाइज के तौर पर हम लोग इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे और जल्दी से रिवाइज कर लेंगे। देखिएगा, समझिएगा। तो समझिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। तो देखिए इसका जनरल फॉर्म क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म की अगर बात करें तो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्या होता है, ये इसका जनरल फॉर्म होता है। ध्यान समझिएगा। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट जो है यानी गुणांक ए है और यहाँ पर एक्स का जो गुणांक है क्या है, बी है। समझ में आ रहा है। ये होता है, अगर यहाँ पर हम लोग इस 0 को हटा दें तो ये क्या बन जाता है, द्विघात बहुपद बन जाता है, जिसके बारे में हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ चुका है। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्लास 10th में हम लोग पढ़ेंगे द्विघात बहुपद के बारे में, इसलिए हमको यहाँ पे बराबर 0 रखना ही होगा। अब बात समझिए। द्विघात समीकरण में हमने जाना कि द्विघात समीकरण कैसे लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 को फॉर्म में इसे लिखते हैं। अब द्विघात समीकरण में दो चीज़ें होती हैं, समझिएगा। तो द्विघात समीकरण में इसके दो मूल होते हैं। कितने मूल होते हैं, देखिए इसके दो मूल होते हैं, इसके दो मूल होते हैं और इन दोनों मूल को हम लोग क्या करते हैं, एक मूल को हम लोग अल्फा से और दूसरे मूल को हम लोग बीटा से निरूपित करते हैं। एक मूल को अल्फा से और दूसरे मूल को बीटा से निरूपित करते हैं। हम लोग जानते हैं द्विघात समीकरण में कि द्विघात समीकरण दो तरीके का होता है। समझ रहे हैं, समझ में आ रहा है। द्विघात समीकरण दो तरीके का होता है। पहला द्विघात समीकरण क्या होगा, एक द्विघात समीकरण होता है शुद्ध द्विघात समीकरण और एक होता है, देखिएगा, शुद्ध द्विघात समीकरण और एक होता है अशुद्ध द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण दो तरह के, शुद्ध द्विघात समीकरण होता है और एक अशुद्ध द्विघात समीकरण। ये सारी चीज़ों का हमने कॉन्सेप्ट पहले ही अपने वीडियो में कवर कर लिया है, लेकिन मैं आप लोग को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ताकि हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन जो है उसे आसानी से सॉल्व कर सकें। आप लोगों को समझ में आ रहा है, एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करना है तो बेसिक कॉन्सेप्ट जानना होगा, हम लोग को सीखना होगा। अब समझिएगा, द्विघात समीकरण में हम जानते हैं शुद्ध द्विघात समीकरण होता है और एक अशुद्ध द्विघात समीकरण होता है। अब कहेगा सर शुद्ध द्विघात समीकरण क्या है, आप लोग याद करो। देखो शुद्ध द्विघात समीकरण क्या है, वैसा द्विघात समीकरण जिसमें जो चर का घात है वो सम संख्या रहेगा, ठीक है, उससे हम लोग शुद्ध द्विघात समीकरण बोलेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे 25 एक्स स्क्वायर लिखा हमने, यहाँ पे माइनस 9x लिखा, ठीक है, बराबर 0 कर दिया, -9 रखिए यहाँ पर, ठीक है, -9 रहेगा, ठीक है। 25 एक्स स्क्वायर -9 बराबर 0 कर दिया। यहाँ पे ध्यान देखेंगे, यहाँ पर बस केवल एक ही चर है और चर का घात क्या है, सम संख्या है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, शुद्ध द्विघात समीकरण कहेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे देखिएगा। हम लोग क्या करते हैं, इसको हमने लिखा है यहाँ पे 25 एक्स स्क्वायर, ये -9 को है, ये 0 के इधर भेजेंगे तो +9 में हो जाएगा, या 25 एक्स स्क्वायर बराबर 9 है, तो हम क्या किए, एक्स स्क्वायर लिखे यहाँ पे बराबर 9/25 लिखा
और x बराबर अगर हम लिखेंगे तो देखिए जब स्क्वायर हटता है तो अंडर रूट आता है 9/25। हम लोग जानते हैं कि 9 का वर्गमूल 3 होता है और 25 का वर्गमूल 5 होता है। आप जानते हो इस बात को, है कि नहीं? अब देखो यहाँ पे जैसे हम लोग स्क्वायर हटाए हैं तो प्लस माइनस का साइन भी आएगा। इस क्या बनेगा +-3/5। ये कुछ शुद्ध द्विघात समीकरण के एग्जाम्पल हैं। अब बात करते हैं अशुद्ध द्विघात समीकरण की। तो अशुद्ध द्विघात समीकरण में क्या होता है, देखिए एग्जाम्पल समझिएगा। अशुद्ध में मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि ऐसे हो जाएगा x² + 3x + 6 = 0। ये क्या है? ये अशुद्ध द्विघात समीकरण है। इसमें क्या होता है कि चर का घात 1 और 2 होता है। पता कैसे करेंगे कि ये अशुद्ध द्विघात समीकरण है? इंग्लिश में इसे अडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। देखिए तो इसमें क्या होता है कि इसका घात जो है वो क्या होता है, आपको घात जो है पहला चर का घात 2 होगा और फिर उसके बाद चर का घात क्या होगा, 1 होगा। यानी चर का घात 1 और 2 होता है। यहाँ तक समझ में आ रहा है बातों को? अब कुछ और इसमें कॉन्सेप्ट है जो हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है और बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले समझेंगे कि क्या जो अल्फ़ा प्लस बीटा है वो किसके बराबर होगा, यानी मूलों का योग किसके बराबर होगा। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा जो है ये किसके बराबर होगा, -b/a के बराबर होगा। ये हम लोग जानते हैं। ये सब कॉन्सेप्ट मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ क्योंकि अब हमारा एग्ज़ाम नज़दीक है, तो अब उतना डिटेल से पढ़ने का हमारे पास समय नहीं है। हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे और डायरेक्ट MCQ क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, -b/a हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब बात समझिएगा। एक और चीज़ समझना है यहाँ पर, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है? अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a। समझ में आ रहा है? देखिए यहाँ पर b आप देख सकते हैं, यही b यहाँ पर है, ये b आपको यहाँ पे आ जाएगा। और a क्या है, x² का कोफिशिएंट यहाँ पर a है। c कहाँ है, तो c यहाँ पर है। और a क्या है, कहाँ है, a यहाँ पर है, यानी x² का कोफिशिएंट है। हम लोग को मूलों का योग और मूलों का गुणनफल ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं, इसलिए इसको हमको याद रखना बहुत ज़रूरी है। समझ में आ रहा है? इसको याद रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब क्या है, डी समझिएगा। डी है विवेचक, ठीक है, विवेचक बोलते हैं इसको, इसमें डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं। ये जो बराबर होता है आपको b² - 4ac के बराबर होता है। समझ में आ रहा है? b² - 4ac के बराबर होता है। अब 3 कंडीशन होता है। यदि d का मान जो है 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, यदि d का मान 0 के बराबर होगा तो क्या होगा, और तीसरा कंडीशन यह होता है यदि d का मान 0 से छोटा होगा तो क्या होगा। यदि d का मान 0 से बड़ा होता है तो मूल वास्तविक होते हैं और इनके हल पॉसिबल होते हैं। और यदि d का मान 0 के बराबर होता है तो मूल वास्तविक होते हैं और इनके हल जो है यानी अल्फा और बीटा का मान बराबर होता है। और उस कंडीशन में इनका मान क्या होता है, -b/2a होता है। ध्यान समझिएगा। यदि d जो है 0 से छोटा हो तो क्या होगा, यानी इस कंडीशन में इसके मान जो है वो अवास्तविक होंगे, ठीक है। और इस कंडीशन में हम लोग इसका मान क्या निकाल सकते हैं, रियल नहीं होगा, अवास्तविक होगा। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 12 में, जब हम लोग आयोटा कॉन्सेप्ट जानेंगे। आयोटा क्या होता है, वैसे आयोटा के बराबर होता है √-1 होता है, ठीक है। तो इन सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लास 12 में समझेंगे, तो हम लोग निकालेंगे भी। हम लोग इसी फॉर्मूला का यूज करके उनके अवास्तविक रूट को निकालेंगे भी, लेकिन क्लास 12 में निकालेंगे। समझ में आया है? ये 3 कंडीशन को फुलफिल करता है। यदि d का मान 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक होंगे, यदि d का मान 0 के बराबर होगा तो मूल वास्तविक भी होंगे और बराबर भी होंगे। यदि d का मान 0 से छोटा होगा तो मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, यानी वास्तविक नहीं होंगे। अब बात समझिए, x का मान जो है वो क्या होता है, -b ±√d/2a के बराबर होता है। या फिर इसी तरह से भी लिख सकते हैं, x बराबर -b ±√da² - 4ac/2a, ठीक है। इसे हम लोग श्रीधराचार्य का नियम करते हैं। इस फॉर्मूला को अप्लाई करके डायरेक्ट हम किसी भी द्विघात समीकरण के मूल को फाइंड कर सकते हैं। इस पॉइंट को नोट कीजिए, फिर बढ़ते हैं हमारे कुछ क्वेश्चन की तरफ। हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। मैंने बहुत अच्छा से क्वेश्चन आपके लिए लाया है, तो यहाँ तक पॉइंट को नोट कीजिए, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स। अब क्या है कि क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए हमें बताना है कि इनमें से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो देखिए फर्दर हम लोग पहले ये जानेंगे कि इनमें कौन कौन द्विघात समीकरण है। अब बात समझो, यहाँ पर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, a + b का होल पे क्यूब है,
ए पी क्यू प्लस बी पी क्यू यानी 2 का क्यू करेगा तो 8 आएगा, प्लस 3 ए और ए इंटू बी लिख सकते हैं, ब्रैकेट बंद करेंगे ए प्लस बी लिख सकते हैं, ठीक है। अब बराबर में क्या लिख सकते हैं, एक्स पे क्यू माइनस एक्स लिख सकते हैं। देखिए ध्यान समझिए, यहाँ पे एक्स पे क्यू, यहाँ पे एक्स पे क्यू कैंसिल हो जा रहा है, समझ में आ रहा है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे 3 2 क्या होगा, 6x हो जाएगा ना, और 6x में आप इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 6x² आ जाता है। मतलब ये द्विघात समीकरण है। यहाँ पर 6x² क्या हो जाएगा, आ जाएगा, 6x² क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो ये द्विघात समीकरण है। पहला वाला हमारा द्विघात समीकरण इसलिए है क्योंकि x का मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है। सेकेंड वाले की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं a² प्लस b² प्लस 2ab लिख सकते हैं। और आप बात समझिए, यहाँ पे क्या आएगा, बराबर में 2x माइनस 3 2 6 होगा ना, यहाँ पे 6 लिख सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पावर क्या है, सबसे मैक्सिमम पावर 2 है और यहाँ पर तो पावर 1 है, तो कैंसिल आउट तो होगा नहीं। दैट मीन्स ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इससे ज़्यादा हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, ये हमारी बेवकूफ़ी होगी। हमें बस ये देखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, क्योंकि हमको टाइम का मैनेजमेंट करके चलना है। बात समझिएगा यहाँ पर। अब थर्ड एग्जाम्पल की बात करें तो ये क्या है, a माइनस बी और a प्लस बी, ये तो एक फार्मूला होता है a² माइनस b² का। दैट मीन्स x² माइनस 4 इक्वल टू 6। दैट मीन्स हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, x² माइनस 4 माइनस 6 इक्वल टू 0। दैट मीन्स x² माइनस 10 इक्वल टू 0। यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है। दैट मीन्स ये भी क्या है, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो कौन नहीं होगा, तो हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। कैसे नहीं होगा देखिएगा, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर x के पावर 2 कॉमन लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 1 के टेबल में x के पावर 2 बार में होता है, फिर x के पावर 2 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा, x के पावर 2 का पावर 2 कीजिएगा, तो ये पावर क्या हो जाएगा, x के पावर 4 हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर मैक्सिमम पावर 4 आ रहा है, इसलिए ये त्रिघात समीकरण नहीं है, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ तक पॉइंट नोट कीजिए, पॉइंट टू बी नोटेड डाउन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फ्लैश हो रहा होगा, देख सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देखिएगा, समझिएगा, 2x² प्लस 5x दिया है क्या, 2x² प्लस 5x, ठीक, -12 बराबर 0 दिया है, ठीक है। अब पूछ रहा है का मूल निम्नलिखित में से कौन है। ऑप्शन ए दे दिया है क्या, 0 दिया है। ऑप्शन बी क्या दिया है, 1 दिया है। ऑप्शन सी क्या दिया है, -4 दिया है। ऑप्शन डी क्या दिया है, -2 दिया है। समझ में आ रहा है, ये चीज़ें दिया है। अब देखिए, मूल क्या होता है, किसी भी द्विघात समीकरण का मूल वह उसका आंसर होता है, उत्तर होता है, जिसे हम लोग अज्ञात राशि में रखेंगे तो पूरा राशि को 0 के बराबर कर देगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट करके देखेंगे। यहाँ पर देखिए, सॉल्व करने से कुछ होगा नहीं, हम लोग आसानी से वैल्यू पुट करके देखेंगे। जहाँ पर x के लिए वैल्यू जो है पुट करने पर वो 0 देता है, वही हमारा राइट आंसर होगा। अगर हम लोग 0 पुट करते हैं, यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर 0, -12 बच जाएगा, तो क्या ये 0 के बराबर होगा, -12 0 के बराबर नहीं होता। दैट मीन्स हमारा ये राइट आंसर नहीं है। 1 पुट करके देखते हैं, तब भी हमारा कुछ बनने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 आएगा प्लस 5 आएगा, और 5 2 कितना होता है, 7 होता है। -4 पुट करके देखते हैं। -4 जैसे ही आपने पुट किया तो -4 का स्क्वायर करिएगा तो 16 आ जाएगा, और 16 का स्क्वायर करिएगा तो 32 आएगा। 32 यहाँ पर आपको मिलेगा, और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, माइनस आपको मिल जाएगा 20। समझ में आ रहा है, 32 में से 20 घटाइएगा, +12 आ जाएगा। अब +12 -12 कैंसिल हो, क्या आएगा, 0 आएगा। दैट मीन्स हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, यानी -4 हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि x - 2 और x + 2 बराबर 5 दिखाई दे रहा है ना, ये मार्क, ये चौक से है। ये क्या है, यहाँ पर x - 2 है और x + 2 = 5 है, और उसने कह दिया कि मूल निम्नलिखित में कौन है। और हमारे सामने ये 4 ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, तो इसके मूल बताने हैं। देखिए क्या करना है,
मूल फाइंड करना है तो सबसे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये प्लस 5 इधर आकर -5 बन जाएगा बराबर 0, यानी एक्स स्क्वायर -5 और -4 ऐड करेगा तो -9 आएगा इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 और एक्स इक्वल टू प्लस माइनस √9 यानी +-3। ये हमारा क्या हो जाएगा +3 और -3 इसके 2 रूट्स हो जाएंगे। बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ और जनरली क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। मेरे साथ क्वेश्चन को बनाइए, सॉल्व करिए, आपको बहुत मजा आएगा। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कहता है समझो। आपको मैं चौथा क्वेश्चन फ्लैश कर देता हूँ, देखो पढ़ो इसको और बनाने का प्रयास करो। बनाओ जल्दी से, देखो क्या है, कितना आंसर आ रहा है कमेंट करिए, बताइए फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि x + 3, ठीक है, 2x - 1 बराबर 0 का हल समुच्चय निम्नलिखित में से कौन होगा। उसने हल समुच्चय पूछा, मतलब हमें क्या करना है, हमें इसके जीरोस को फाइंड करना है, मूल को फाइंड करना है, रूट्स को फाइंड करना है। ध्यान दीजिएगा किसी भी द्विघात समीकरण के मूल को उसका जीरोस भी बोलते हैं, रूट भी बोलते हैं। अब बात समझिए, यहाँ पे क्या दिया है, उसने कहा कि x + 3, ठीक है, दिखाई दे रहा है 2x - 1 बराबर क्या है 0 है। तो इसके हम क्या करना है कि इसके रूट्स को फाइंड करना है, हल समुच्चय को फाइंड करना है। हल कहाँ कहाँ तक लाई करेगा, बात समझिएगा। क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करते हैं इसमें। देखिए 2x² हो जाएगा और फिर यहाँ पर -x होगा और देखिए 3 2 कितना हो जाएगा +6x हो जाएगा और +3 और -3 में अगर मल्टीप्लाई करिएगा तो -3 आ जाएगा बराबर 0। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब देखो ये -6 है और ये 6x प्लस में है, तो प्लस वाला का वैल्यू जो है वो ज़्यादा है, इसलिए हम लोग साइन किस में रखेंगे, प्लस में रखेंगे। वैसे होता माइनस है बराबर 0। 3 2 क्या होगा 6 का फैक्टर करिए। 6 का ऐसा फैक्टर जिसको जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए। देखिएगा समझिएगा, हम लोग क्या लिख सकते हैं 2x² + 3x, ऐसे लिखिए ना 6x - x - 3 = 0। देखिए अगर हमने यहाँ पे क्या लिखा है 6x - x लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि अगर 6 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा और 6 में 1 घटाएंगे तो हमारा 5 आ जाएगा। अब कॉमन करते हैं, हमारे कॉमन क्या होगा 2x हो जाएगा कॉमन, यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पर आपको होगा +3 हो जाएगा। -1 कॉमन कीजिए यानी x + 3 = 0, यानी एक बार आया आपको 2x - 1 = 0 और एक बार आया कि आपको x + 3 = 0। तो हमारा आंसर क्या बनेगा 2x = 1, दैट मीन्स हमारा एक x का वैल्यू जो आएगा वो क्या आएगा 1/2 आ रहा है और दूसरा x का वैल्यू क्या आएगा -3 आएगा। तो हमारे इसका हल समझ क्या होगा 1/2 से लेकर -3 के बीच लाई करेगा। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, पॉइंट नोट कीजिए, ठीक है। 1/2 और -3, देखिए इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं -3 और 1/2, कोई दिक्कत नहीं है। ये अल्फा का मान है, ये बीटा का मान है और यहाँ पर ये अल्फा का मान, ये बीटा का मान, ऐसे भी चेंज होकर लिखा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, देखते हैं इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों में किसका हल परिमेय संख्याओं के समुच्चय में होगा। उसने कहा है कि परिमेय संख्याओं के समुच्चय में किसका हल होगा, देखते हैं। बात समझिए, मैं इसको रब कर रहा हूँ थोड़ा स्थान के लिए। आप लोग 5 क्वेश्चन देखिए, तब तक से इसको सॉल्व करने के प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है, ध्यान से समझो, इसे सॉल्व करने का प्रयास करो। मैंने क्वेश्चन फ्लैश कर दिया है, ये तुम्हारे लिए किया है, सॉल्व करो इसको और अपना आंसर कमेंट करो। मैं देख रहा हूँ कि आपका आंसर कैसा आ रहा है कैसा नहीं आ रहा है, मैं रिप्लाई भी जरूर करूँगा। आप लोग कमेंट नीचे करिएगा, मैं ज़रूर आप लोग का रिप्लाई करूँगा। अब देखिए बात समझिएगा, कह रहा है कि किसका हल
परिमेय संख्याओं के समुच्चय में होगा। पहला जो हमारा एग्जाम्पल दिया है, यानी ये दिया है आपको, ऑप्शन दिया है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 है, इसका हल तो कभी परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि ये जो है प्लस माइनस में ना हो जाएगा, यानी √5 में हो जाएगा। ये क्या है? अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और हम लोगों ने इसका प्रूफ भी किया है कि √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या को p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं जहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड का, यानी बी का एग्जाम्पल का। तो बी हमारा एग्जाम्पल क्या, ऑप्शन क्या है? x -2 है बराबर 3 -2x था। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर करिएगा, -2x आ जाएगा बराबर 3 -2x। ये -2x से ये -2x कट जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 3, यानी x बराबर प्लस माइनस √3, यानी ये भी क्या आया? ये भी एक अपरिमेय संख्या ही आ गया। ऑप्शन सी देखते हैं क्या है। हाँ, सी हो सकता है। देखिए क्या है? x -2 है, x +2 है, और फिर x -2 है, बराबर कितना है? बराबर है 0 के। यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? x स्क्वायर -4 लिख सकते हैं बराबर 0, यानी x स्क्वायर बराबर क्या होगा? 4, यानी x स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? √4, यानी x इक्वल टू ±2 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग यहाँ तक कीजिए, कंप्लीट है ना? मैं देखता हूँ किसका फ़ोन आया है। थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, इसलिए मैंने फ़ोन को फ्लाइट मोड पे कर दिया है, तो अब फ़ोन नहीं आएंगे और डिस्टर्बेंस नहीं होंगे। मैं बाद में कॉल अटेंड कर लूँगा। अब देखिए, बात समझिए। अब क्या करते हैं हम लोग? बढ़ चलते हैं हमारे 6th क्वेश्चन की तरफ, और 6th क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। यानी हमारा 3rd राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो ये क्या है? ये परिमेय संख्या के रूप में इसका हल है। अब बात समझिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अब यहाँ से थोड़े टफ क्वेश्चन है ना, तो इसके लिए हम लोग को थोड़ा सा अपने माइंड को अप्लाई करना है और ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मैंने फ्लैश कर दिया क्वेश्चन नंबर 6, और क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, आप लोग समझिए इसको, ठीक है। मैं पढ़ देता हूँ एक बार। p का वह मान जिसके लिए समीकरणों x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में p -2x माइनस p -1 इक्वल टू 0 के मूलों के वर्गों का योग न्यूनतम मान ग्रहण करता है, निम्नलिखित में कौन है? हमारे सामने ऑप्शन है 1, 2, 0 और इनमें से कोई नहीं। इक्वेशन क्या है देखिएगा, क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस p -2x और -p -1 इक्वल टू 0 है। बात समझिएगा। देखिए, सबसे पहले कह रहा है कि इसके मूलों का वर्गों का जो योग है वो क्या है? वो मैं देख लेता हूँ क्या है वो। इसके मूलों का वर्गों का योग क्या पूछा है? न्यूनतम मान ग्रहण करता है, ठीक है। इसके मूलों के वर्गों का योग न्यूनतम मान ग्रहण करता है, तो हमें बताना है वो क्या न्यूनतम मान ग्रहण करता है, ठीक है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? देखिए, मूलों के वर्ग मतलब मूल तो 2 हैं, अल्फा और बीटा। अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, यानी इन दोनों का जो वर्ग का योग है वो क्या मान ग्रहण करेगा? न्यूनतम मान ग्रहण करेगा। अब बात समझिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर होता क्या है? जैसे कि हम जानते हैं हम लोग कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। उसी तरह से अगर हम लोग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यहाँ पे निकालेंगे तो क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर a + b का होल स्क्वायर। ये प्लस इधर क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा 2ab। ये चीज़ समझ में आ रहा है? ये प्लस इधर आकर माइनस हो जाएगा। उस तरह से हम लोग लिख सकते हैं क्या? अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे? देखो क्या लिखेंगे, समझो यहाँ पे ध्यान से अच्छे से। क्या लिखेंगे? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 × अल्फा × बी। अब हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। यहाँ b का काम क्या कर रहा है? -p -2 कर रहा है, मतलब माइनस पहले से ही लगा है और यहाँ पर हम दोबारा माइनस लगा रहे हैं, तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा। प्लस p -2/a का काम 1 कर रहा है, 1 है, ठीक है। अल्फा × बीटा फाइंड कीजिए। अल्फा × बीटा क्या होगा? देखो समझो, अल्फा × बीटा क्या होगा? अल्फा × बीटा में जाएंगे तो होता है क्या
सी बाई है, सी का काम क्या कर रहा है, ये कर रहा है, माइनस का साइन कॉमन करके इसको ऐसे लिख सकते हैं, पी प्लस वन लिख सकते हैं, यानी माइनस पी प्लस वन। हमने माइनस का साइन कॉमन कर लिया बाई वन, ठीक है। ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान इस इक्वेशन में रखेंगे, ठीक है। देखिए समझिएगा, तो क्या होगा, बराबर रखते हैं, तो हमने रखा p माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस टू इंटू माइनस पी प्लस वन होगा क्या, देखिएगा समझिएगा, यहाँ पे होगा क्या, पी स्क्वायर होगा प्लस टू टू जब फोर माइनस टू ए बी, टू टू जब फोर पी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर समझिएगा, ये माइनस यहाँ पर है, ठीक है। अब माइनस टू का ये पूरा माइनस से मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये सब प्लस में आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि माइनस पी है और माइनस टू है, तो माइनस पी में माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, टू पी आ जाएगा, आ जाएगा। अब बात समझिएगा, टू पी आ गया। अब टू में वन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी आपका क्या होगा, प्लस टू आ जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा समझिएगा, कुछ करना नहीं, ईजी है। अब हमने क्या किया कि पी स्क्वायर लिखा, अब फोर और टू कितना हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा, और यहाँ पर देखेंगे माइनस फोर पी और प्लस टू पी है, तो क्या होगा यहाँ पर आप लोग का, यहाँ पर आप लोग का हो जाएगा क्या, माइनस टू पी हो जाएगा और प्लस फोर टू सिक्स हो जाएगा। ये हमारे पास कुछ ऐसे करके आता है। अब हम लोग जानते हैं किसी भी दीर्घाल समीकरण का जो ग्राफ होता है उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए ये, और ये जो इसका पॉइंट होता है ना, वो सबसे उसका मिनिमम वैल्यू को दर्शाता है, और ये जो पॉइंट जो सबसे इसके मिनिमम वैल्यू को दर्शाता है वो आप लोग नोट कर लीजिएगा, याद रखिएगा, माइनस बी बाई टू ए के बराबर होता है। क्या होता है, माइनस बी बाई टू ए के बराबर होता है। उस कंडीशन में अगर हम लोग क्या करते हैं, माइनस बी, यहाँ पर क्या है, माइनस बी है ना, तो माइनस और फिर माइनस प्लस हो जाएगा और टू, अब बी क्या है, माइनस बी हो गया, और टू ए, टू लिखा हमने, और ए क्या है यहाँ पर, ए तो वन है ना, तो यहाँ पे वन लिखेंगे, तो टू का मल्टीप्लाई वन से कीजिएगा तो टू ही आएगा, यानी टू टू कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा, वन। दैट मीन्स हमारा इसका सबसे जो मिनिमम वैल्यू होगा क्या होगा, वन होगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आते हैं हमारे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए, तो बच्चे क्या होते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं। अगर आप कॉन्सेप्ट समझिएगा तो आप लोग कन्फ्यूज नहीं होइएगा, और आप लोग आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, उतना भारी है नहीं। एक और तरीका है जो डिफ्रेंशिएशन के माध्यम से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो तरीका अभी हम लोग क्लास 10th में नहीं सीखेंगे, हम लोग इसे 12th क्लास में पढ़ेंगे। कैसे करते हैं चलिए देख लेते हैं, मैं दिखा देता हूँ। अगर हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तभी हम लोग इसके मिनिमम वैल्यू को ऑब्टेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू पी, तो हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हम लोग डिफ्रेंशिएशन का एक रूल जानते हैं कि हम लोग एक्स के पावर एन का अगर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो एन बाहर आता है और एक्स के पावर एन माइनस वन होता है। इसी रूल से हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। और हम लोग ये भी जानते हैं कि किसी भी संख्या का, यानी जो नंबर्स हैं, जो अचर संख्या है जिसमें चर नहीं है, उसका डिफ्रेंशिएशन जीरो होता है, तो इसका तो जीरो हो जाएगा, है ना। अब देखो इसका क्या करेंगे, क्या होगा, बाहर टू जाएगा, टू बाहर जाएगा, ठीक है। अब पी के पावर वन हो जाएगा, यहाँ पे समझिएगा, माइनस माइनस टू का टू, अब पी के पावर वन माइनस जीरो करेंगे, वन माइनस वन करेंगे जीरो आएगा ना, तो पी तो यहाँ पे हट जाएगा ना, या फिर माइनस टू ही आएगा केवल यहाँ पर, ठीक है, समझ में आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखिएगा अगर टू के पावर पी है, इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू क्या, डी पी, तो पी तो आपको टू तो बाहर जाता है, अब पी का पावर क्या है, वन है, तो पी के पावर अगर वन को हम लोग बाहर ऐसे लेते हैं और फिर वन में से वन को माइनस करते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पर जीरो आएगा। और किसी भी वेरिएबल के पावर जीरो कितने के बराबर होता है, वन के बराबर होता है, दैट मीन्स इसका आंसर क्या होगा, टू होगा, ठीक है। ये किसके बराबर है, सब जीरो के बराबर है, क्योंकि हमको मिनिमम वैल्यू रिक्वायर करना है, प्राप्त करने से इसको जीरो के बराबर रखेंगे। तो टू पी बराबर क्या करेंगे, बराबर टू कर सकते हैं, यानी पी बराबर क्या करेंगे, टू बाई टू करेंगे, और यहाँ पर वन हमारा इस तरह से भी आंसर आ जा रहा है। तो जो डिफ्रेंशिएशन वाला हमने बताया आपको, वो हम लोग 12th क्लास में पढ़ेंगे, सीखेंगे। लेकिन आप लोग ये याद रख सकते हैं, यहाँ पे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो मिनिमम वैल्यू होता है वो माइनस बी बाई टू ए के बराबर होता है। फिर से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मिनिमम वैल्यू जो है
-b/2 के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग कर चुके होंगे। बढ़ चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तब तक से इसको नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स देखते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 को। 7 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है देखिएगा। बोर्ड पर क्वेश्चन आपको फ्लैश हो रहा होगा, देखिए क्वेश्चन और कोशिश कीजिए बनाने के लिए। देखिए बनाने के लिए कोशिश कीजिए, बात समझिए। मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ, आप लोग बनाते रहिए और कमेंट करते रहिए कि क्या आ रहा है। यदि समीकरण ax² + bx + c = 0 है का एक मूल दूसरे का दुगुना हो तो निम्नलिखित में कौन सत्य है बताना है कि निम्नलिखित में तब सत्य कौन सा है। ऑप्शन दिया है कुछ इस तरह से, a बराबर दिया है b² बराबर ac दिया है, b जो दिया है ऑप्शन 2b² बराबर 9ac दिया है। ठीक है, सी ऑप्शन क्या दिया है, b² बराबर 9ac दिया है। ठीक है, डी ऑप्शन क्या दिया है, 2b² बराबर ac दिया है। ठीक है, आज समझ में आ रहा है कि नहीं आपको, बोलिएगा। अब देखिए क्या करते हैं, कह रहा है कि इसके मूल बराबर है, यानी अल्फा क्या है, बराबर है बीटा के, यानी अल्फा बराबर अल्फा, बीटा बराबर बीटा, लिख सकते हैं ऐसे, अल्फा बीटा के बराबर है। उसने कहा दिया कि मूल बराबर है, नहीं उसने कहा कि एक मूल दूसरे का दुगना है। सॉरी, उसने क्या बोला कि एक मूल जो है दूसरे का दुगना है। तो उसने कहा कि एक मूल दूसरे का दुगना है, यानी अल्फा बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, 2 अल्फा लिख सकते हैं, क्योंकि एक मूल जो है वो दूसरे का दुगना है। तो इनमें से कौन सा रिलेशन सही होगा। हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल टर्म क्या होता है, वो ax² + bx + c = 0 होता है। आप लोग कुछ आइडिया लग रहा है कैसे निकाल सकते हैं। आप लोग क्वेश्चन देखिए और इस पर कमेंट कीजिए अभी और बताइए कि आंसर क्या होगा। मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग कितने लोग हैं ऐसे जो इसको सॉल्व कर सकते हैं, बता सकते हैं। बोलिए, बताइए कितने लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन को देखिए और इसका आंसर कीजिए। क्या ऑप्शन ए सही है, क्या ऑप्शन बी सही है, क्या ऑप्शन सी सही है कि डी सही है, आंसर आना चाहिए। अब देखिए करते क्या है कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है। अगर बीटा जो किसके बराबर है, 2 अल्फा के, यानी अल्फा प्लस 2 अल्फा बराबर -b किसके बराबर है, -b तो -b के बराबर है ना, a, यानी कि क्या हो गया, 3 अल्फा हो गया ना, बराबर -b/a। समझ में आया, ये इक्वेशन 1 मान लिया इसको हम लोग। अब देखो अल्फा इंटू बीटा फाइंड करो, अल्फा इंटू बीटा फाइंड करोगे बराबर क्या होगा, c/a होगा। तो अब समझो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a हो गया। देखो समझो तो क्या होगा, अल्फा बीटा की जगह हम लोग क्या रखेंगे, 2 अल्फा रखेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रश्न में दिया है कि इसका एक मूल दूसरे का दुगना है, यानी अल्फा इंटू 2 अल्फा बराबर c/a, यानी क्या हो गया 2 अल्फा स्क्वायर बराबर c/a, यानी अल्फा स्क्वायर। देखिए अब समझिए, अब यहाँ पर क्या करते हैं, देखो इसको हम लोग और मॉडिफाई कर सकते हैं ऐसे यहाँ पे ना। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि अल्फा बराबर -b/3a लिख सकते हैं। हमने 3 को क्या किया, इसको नीचे भेज दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अल्फा का वैल्यू जो यहाँ पर ये है, यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं ना, वैल्यू पुट करते हैं अल्फा का। तो क्या फाइंड करेंगे हम लोग फाइंड करेंगे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखिए फर्दर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम लोग फाइंड करेंगे क्या, 2 अल्फा स्क्वायर, यानी 2 अल्फा का मान क्या है, -b/2 3 है ना का होल स्क्वायर बराबर c/a, यानी 2b²। अब माइनस तो रहेगा नहीं क्योंकि इसके पास सम संख्या है, और 3 3 9, a का स्क्वायर बराबर c/a। यहाँ से a से a कैंसिल हो गया ना, यानी यहाँ पे क्या है हमारे पास 2b² बाई 9a बराबर बस c आया है। यानी हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, 2b² 9ac। तो देखिए 2b² और 9ac ऑप्शन किस में है, ऑप्शन बी में है, यानी ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इस पॉइंट को नोट करिए। आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कहता है, पॉइंट टू बी नोटेड डाउन। देखिए
क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कर रहा है। 8 कह रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि देखिए यदि एक्स स्क्वायर दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू क्या है 14 है, दिखाई दे रहा है। तो हमें बताना है कि x प्लस 1/x का वैल्यू क्या होगा, वाट कर दिया। देखिए ऑप्शन आपके सामने कुछ इस तरह है, A 3 है, B 4 है और C 5 है और D -2 है। अब देखिए अब होगा क्या, देखो क्या करो, इसको इससे हमको ये फाइंड करना है ना, इससे हमें ये फाइंड करना है। मैं ऑप्शन लिख देता हूँ, ए क्या लिखता हूँ, थोड़ा आप लोग इसे सॉल्व करने का प्रयास करिए है ना, फिर मैं बताता हूँ। ऑप्शन ए आपको है 3, ऑप्शन बी क्या है 4, ऑप्शन सी क्या है 5, ऑप्शन डी क्या है -2। इसे सॉल्व करने का प्रयास करो और ऑप्शन बताइए क्या आएगा, क्या राइट आंसर आएगा आप लोग बताइए। इसे सॉल्व करने का प्रयास कीजिए और राइट आंसर बताइए क्या आने वाला है राइट आंसर। अब देखिए क्या होगा, देखो समझो हम लोग क्या करते हैं, इसे सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, सोचो दिमाग से सोचना पड़ेगा। देखो कहीं ना कहीं ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में इसे बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में जैसे ही बनेगा तो हमारे पास ये कुछ पार्ट्स आ जाएंगे, जिसके माध्यम से हम लोग इससे प्राप्त कर सकते हैं जहाँ पर अभी हमारा क्वेश्चन मार्क है। हम लोग समझते हैं क्वेश्चन को, a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में से लाना पड़ेगा। अब समझो, तो हमें क्या करते हैं, दोनों तरफ क्या करना है, हमने 2x इंटू 1/x ऐड किया। समीकरण के LHS में और RHS में हमने क्या किया, हमने दोनों तरफ क्या किया 2 इंटू एक्स इंटू 1/x को ऐड किया, जिससे क्या हुआ कि a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे आ गया। देखिए ऐड करते हैं दोनों तरफ, x² प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू 1/2x इंटू 1/x बराबर 14 प्लस 2, अरे यहाँ पर 2x इंटू 1/x रखेंगे तो x तो कैंसिल हो जाएगा ना, बचेगा 2, यानी x² यानी क्या होगा यहाँ पे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, और 14 2 कितना होगा 16, ठीक है। यानी अब स्क्वायर जो है ये इधर आकर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा, यानी 16 का अंडर रूट करिएगा, स्क्वायर हट जाएगा तो फिर क्या होगा अंडर रूट में हो जाएगा। 16 का अंडर रूट कीजिएगा कितना आएगा, +-4 आएगा, +-4 आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या -4 में आंसर है, नहीं है, तो क्या +4 में आंसर है, हाँ है। हमारा राइट आंसर क्या आएगा, हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। इस पॉइंट को नोट कीजिए। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, देखते हैं 9 क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है। ठीक है, देखो कभी कभी विवेचक फाइंड करने के लिए बोल देता है, डी फाइंड करने के लिए, है ना, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग डी फाइंड करने के लिए बोल देता है, हम लोग क्या कर देता है कि दीर्घांश समीकरण दे देता है और डी फाइंड करने के लिए बोलता है। जैसे कि इस क्वेश्चन में आप लोग को दिख रहा है, उसने पूछा कि डी फाइंड कीजिए, करिए बताइए क्या होगा। दीर्घांश समीकरण हमारे पास कुछ इस तरह से है, 3√3 x² प्लस 10x, ठीक है, प्लस √3 बराबर 0। द्विघात समीकरण का विवेचक बताना है, डी क्या होगा b² - 4ac ना, डी क्या होगा b² - 4ac। अब बात समझिए, तो अब देखेंगे हम लोग क्या डी कैसे पता करेंगे। डी बराबर होता है b² - 4ac होता है ना। अब देखिए समझिएगा, तो b क्या है यहाँ पर, b क्या है 10 है, 10 का स्क्वायर 100 माइनस करेंगे, 4 क्या है 4 और a क्या है 3√3 है, और c क्या है यहाँ पर √3 है। मल्टीप्लाई कीजिए, ये 3 आ जाएगा ना, 3 3 9, 9 4 36, यानी 100 में से 36 जाएगा तो कितना बचेगा 64, यानी 64 हमारा क्या हो जाएगा, 64 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा डी के डी। ठीक है, डी निकल गया। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। ठीक है, 10 आपको फ्लैश हो रहा होगा, देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है यदि x माइनस वाई बराबर क्या है 6 है, ठीक है। यदि x माइनस वाई बराबर क्या है 6 है और दे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या दिया है 30 दिया है, ठीक है। 30 दिया है तो हम क्या फाइंड करना है, हमें x इंटू वाई का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। x इंटू वाई का वैल्यू फाइंड करना है। कुछ कर रहे हैं ना, क्या है, बहुत आसान है। देखो क्या करेंगे हम लोग ये जानते हैं फॉर्मूला कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी फॉर्मूला में हम लोग इसको रख सकते हैं। यहाँ पे 6 रखिएगा, 6 का स्क्वायर 36 बराबर ये सब पूरा 30 के बराबर है माइनस 2 इंटू एक्स इंटू वाई। अब देखिए ये जो है 36 में से 30 जाएगा तो बचेगा 6 बराबर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू वाई, यानी एक्स इंटू वाई बराबर हो जाएगा -6/2, यानी हमारा -3 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक पॉइंट नोट कीजिए। आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और ये काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।